जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो देखिए, अभी रिसेंट टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी आपके कुछ डाउट्स रहते हैं उनको एक एक करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्व कर पाएँ। तो उनमें से एक और डाउट मुझे याद आया कि बार बार ये पूछा जाता है सर कि जनमन मैगज़ीन को मतलब कैसे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो पता नहीं, पहले तो उतना विशेष नहीं कंटेंट आता था, बट रिसेंट टाइम में कंटेंट में काफ़ी सुधार देखा गया है। और एक बहुत अच्छा तरीका है आपके जो करंट अफेयर जो आप लोग दिन ब दिन मतलब डेली देखते रहते हो फिर भूलते रहते हो, उसका एक अच्छा संकलन किया गया है कि स्टेट में एक्चुअल में क्या चल रहा है ना। इसमें समसामयिकी मतलब जो करंट अफेयर वाला भी एक नीचे पीछे पेज रहता है, आपका इंडिया रिलेटेड भी कुछ कंटेंट दिया रहता है। अब मुझे क्या लगता है कि अगर गवर्नमेंट कोई अपना मैगज़ीन जारी कर रहा है तो डेफ़िनेटली उसका इम्पैक्ट है, मतलब उसका कुछ ना कुछ रिलेवेंस ज़्यादा है। और कल जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो एक आया था ना, डेटा सेंटर कहाँ पे है करके, राइट। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये बड़ा इवेंट था, मतलब मुख्यमंत्री आप जो भी बड़े मिनिस्टर गए थे उसके उद्घाटन में, तो वैसे तो आप लोग पढ़े रहते हैं तो याद होता है, लेकिन ये जनमन भी एक अच्छा सोर्स है जिसके थ्रू आप लोग रिवाइज कर सकते हो। अब बात आती है कि ये 70 पेज का है, क्या सब पढ़ना है? तो नहीं, सब तो नहीं पढ़ना है, आप ना उसमें सेलेक्टिव रीडिंग करिए। जैसे मैं इस वाला जो कंटेंट है उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट को हटा दिया है और कुछ को जस्ट रख दिया है एक नज़र मारने के लिए। ठीक है, तो उसमें पहले तो ये बताऊं कि अप्रैल मंथ का है, अप्रैल का जनमन है। इसमें पूरा फोकस था सुशासन त्यौहार पे। ठीक है, तो अगर ये आपके पास होता तो सुशासन त्यौहार पे आप लोगों ने जो बनाया है ये ऐसे है ना, तो उसके लिए इतना अच्छा मटेरियल था, इंट्रोडक्शन देने के लिए बहुत अच्छा मटेरियल था। ठीक है, तो इसी टाइप का आपको जो भी छत्तीसगढ़ से रिलेवेंट कंटेंट चाहिए होगा, तो बहुत ही सॉलिड मटेरियल और ऑथेंटिक मटेरियल ये लोग बना रहे हैं जनमन में। तो हर महीने जो आता है उसका एक समरी बनाने की कोशिश करूँगा मैं, और आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। और ये प्रेजेंटेशन अगेन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो एक समरी है। एक्चुअली इस पूरे बुक को पढ़ो ना, मतलब अगर विदाउट बैकग्राउंड, तो कई बार मोनोटोनस हो जाता है, मतलब पढ़ने का मन नहीं करता। लेकिन कुछ सेलेक्टिव रीडिंग कर लें तो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। तो अगर टाइम नहीं रहेगा आपके पास तो ये वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं, और ये प्रेजेंटेशन को एक बार रेफ़र कर लेंगे तो आपको एक क्या बोलते हैं, सरसरी नज़र, एक ब्रीफ ग्लांस पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली जैसे हम लोग कोई ऐसे शुरू करते हैं, तो इस साल तो नहीं आया सुशासन त्यौहार, लेकिन मान लो किसी टेस्ट सीरीज़ में आपके आता है, तो आपको इंट्रोडक्शन के लिए एक बहुत अच्छा कंटेंट मिल सकता है। इसमें क्या था, बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनी थी, मतलब जो महिलाएं थे, जो लाभार्थी थे उनका। तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हो कि अ, ये सुशासन मतलब फलाने गांव की एक्स वाई जेड, उनको ये प्रॉब्लम फेस हो रही थी, है ना, उनका मान लो राशन कार्ड नहीं बन रहा था, तो उनको पता चला कि सरकार जो है जनता तक पहुंचने के लिए सुशासन त्यौहार चला रही है। उन्होंने अपने नज़दीकी जो भी मतलब प्रतिनिधि है उससे कांटेक्ट करा, और उनको मिल गया, है ना, समाधान हो गया। समथिंग लाइक दैट, वहाँ पे स्टोरी दिया है, आप एक्चुअल स्टोरी भी लिख सकते हो। करेक्ट, फिर आप लिख सकते हो कि फिर आप बैकग्राउंड समा बांधेंगे, है ना, कि क्या था सुशासन त्यौहार, कैसे फेस वाइज चला, क्या उसके ऑब्जेक्टिव थे, और क्या बोलते हैं, कैसे ये ओवरऑल आपको सरकार को जनता तक लेके जा रही थी। ठीक है, उसके बाद आप चैलेंजेस भी लेके जा सकते हैं, है ना, कि बहुत सारे जो आपके वो थे क्या था, समस्याएं थी, वो पेपर में तो क्लोज हो गया बट ग्राउंड में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो टाइम टेकिंग है। तो कैसे गवर्नमेंट है वो रिफॉर्म ला सकती है थ्रू दिस इज मतलब इसी सुशासन तिहार को ही और कितना वो इंटरेक्टिव बना सकती है। दूसरा, आप सजेशन दे सकते हो कि सिर्फ 3 महीने क्यों, ये तो ओवर द मतलब चलते हैं साल में, मतलब पूरे साल भर चलना चाहिए या फिर साल में 2 बार चलना चाहिए, इस टाइप का कुछ भी, है ना। तो आपको काफ़ी रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये पीडीएफ आपको वहाँ मिलेगा, और ये लिंक मैं आपको इधर मैसेज में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो मैंने सुशासन वाला था उसको ज़्यादा ऐड नहीं करा है, उसमें बहुत सारे पेज थे, टेस्टिमनी थे, है ना, जो लाभार्थी थे उनका। लेकिन चूंकि अभी एग्ज़ाम निकल चुका है मेंस का, तो एसी वाला पार्ट रहा नहीं, तो मैंने उसको ऐड नहीं किया। तो एक परिचय है कि छत्तीसगढ़ प्रशासन व्यवस्था में इन दिनों सुशासन त्यौहार चल रहा है ना, जिसकी धूम मची हुई थी 2-3 महीने तक। सारे अधिकारी इसी में लगे हुए थे, और न केवल नगरीय निकाय में बट ग्राम पंचायतों में भी अधिकारी जनता की समस्याओं का निराकरण कर रहे थे। ठीक है, तो जो कई बार माना जाता है कि गांवों तक गवर्नेंस नहीं पहुंच रहा है, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। और विष्णुदेव साय की मंशा अनुरूप सुशासन त्यौहार के माध्यम से
प्रशासन जनता के द्वार तक पहुंच रहा है। सेम ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जो इंग्लिश मीडियम वाले चाहते हैं उसका, उनके लिए भी मैंने इंग्लिश में कर दिया है। अब इसमें अब आते हैं कि क्या चीज़ पूछा जा सकता है, मतलब हो सकता है प्रीलिम्स में, क्योंकि इन्होंने क्या करा है, इस वाला जो अंक था आपका अप्रैल वाला, उसमें कोरबा के जो अनछुए पर्यटन स्थल थे उनको उन्होंने वो किया है। एक तो हम लोग जानते हैं कि पहले ही ये ऊर्जा की राजधानी है कोरबा, ठीक है, लेकिन उसके अलावा पर्यटन में भी इसको अग्रणी बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सके, ठीक है। तो देश विदेश के यात्रियों को आकर्षित करने के लिए जिले को एक नई पहचान मिलेगी, और पर्यटन स्थलों की जो महत्ता है, आजकल टूरिज़्म ने काफ़ी अच्छा ज़ोर पकड़ा है, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि कोरबा के जो लोकप्रिय या फिर जो टूरिज़्म स्पॉट हैं उनको क्या टूरिस्ट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना, है ना। तो प्रदेश के प्रयास क्या कर रही है सरकार? पहला तो ये है कि झरनों तक बेहतर सड़क मार्ग, है ना। अगर देखिए छत्तीसगढ़ में इतने सारे वो हैं, वाटरफॉल हैं, झरने हैं, कि अगर उनका बहुत अच्छे से डेवलपमेंट किया जाए वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो एक क्या बोलूँ, एक अच्छा डेस्टिनेशन हो जाएगा। लोग बाहर जाते हैं आपका शिमला मनाली वहाँ की वाटरफॉल, बट हमारे यहाँ भी है लेकिन डेवलप नहीं है वहाँ तक रोड, है ना। हम लोग एक मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, लास्ट ईयर भी हम लोग वहाँ महासमुंद साइड में वो गए थे, सिरपुर के आगे एक है, भूल रहा हूँ उसका नाम, हाँ धसकुंड, है ना। तो वहाँ पे जाना ही कितना दुर्गम था, लेकिन वो वाटरफॉल बहुत अच्छा है। तो अगर ऐसी चीज़ों को डेवलप किया जाए थोड़ा रिसोर्सेज लगा के, तो आप मतलब ये छत्तीसगढ़ एक बहुत अच्छा टूरिज़्म स्पॉट के रूप में डेवलप होगा, है ना। काफ़ी अपॉर्चुनिटी है उसमें। लेकिन देखिए, तो देखिए तो फिर क्या-क्या कर रहे हैं, होम स्टे की सुविधा है, जहाँ पे रुक सके टूरिस्ट, सूचना पटल ताकि जानकारी रहे कि क्या हिस्ट्री है, क्या इम्पोर्टेंस है, और गाइड, टूरिस्ट गाइड, है ना, और पर्यटन विकास पर अच्छा ज़ोर दिया जा रहा है। अब वहाँ पे जो मुख्य स्थल हैं, एक तो चैतुरगढ़ का किला है, ठीक है। इसके बारे में आपने पढ़ा क्या है हिस्ट्री में, कि पृथ्वीदेव प्रथम ने उसको बनवाया था, और ये 10वीं शताब्दी में बना हुआ है, ठीक है। ये मैनपाट के पठार में स्थित है, और ये जो कोरबा ज़िले है मुख्यालय से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। दूसरा सतरंगा तो बहुत फेमस है, ये पूछा भी गया है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज में पूछा गया है, एक्चुअल एग्जाम में नहीं आया है। तो इसको मिनी गोवा है बोलते हैं, और ये कोरबा से 35 किलोमीटर की दूर पे है। और बांगो डैम जो है वहाँ पे हसदेव पे जो बना है, बांगो डैम के विशाल जल राशि में स्थित है, ठीक है। तो ये भी है आपका मिनी गोवा के रूप में प्रसिद्ध हो रहा है, और प्रमुख टूरिज्म डेस्टिनेशन है, उस एरिया के लोग जानते होंगे इसको। तुमान, इस तुमान लिखा है एक्चुअली, इसको जब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं तुमान, है ना, क्योंकि ये कौन सी थी, कलचुरी वंश की प्रारंभिक राजधानी थी जो कलिंग राज ने बसाया था, है ना। कटघोरा से 30 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ पे क्या है आपका, बहुत सारे मंदिर हैं, बंकेश्वर मंदिर है, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर है। बंकेश्वर मंदिर किसने बनाया था? रत्नदेव ने, है ना, रत्नदेव प्रथम ने पृथ्वी देवेश्वर पृथ्वीदेव ने बनवाया था। और तो ये सब मंदिर वहाँ पे मिलेंगे आपको। कोरबा के अन्य आकर्षक स्थल आप देखेंगे तो बुका जलाशय, ये गोल्डन आइलैंड अपने अद्भुत सूर्यास्त और सूर्योदय के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा दो और वाटरफॉल हैं, देव पहरी एवं रानी झरिया। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये बन सकता है कि देव पहरी या फिर रानी झरिया का नाम देके कि कहाँ पे है। तो ये दोनों सतरंगा के आसपास स्थित हैं। केंदई जलप्रपात, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे, बहुत बार आप देखते हो ना कि बहुत सारे ग्रुप में कटिंग में बढ़ते रहता है कि केंदई जलप्रपात ये है। तो मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा याद रहेगा एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अगर आपको एक जगह एक कॉन्सेंट्रेटेड डॉक्यूमेंट के रूप में मिल जाएगा तो आपके लिए याद कर पाना आसान रहेगा। तो यही मेरा प्रयास है कि आप लोग को एक जगह जो भी करंट अफेयर में चल रहा है वो आपको प्रदान करूँ, ठीक है। तो देवपहरी, रानी झरिया और केंदई जलप्रपात कोरबा से रिलेटेड है, ठीक है। कुछ आपके धार्मिक स्थल हैं, तो इम्पोर्टेंस क्या है आपका कोरबा का, ये कुदुरमाल जो कबीर पंथ के लिए काफ़ी फेमस स्थल है ना। यहाँ पे संत कबीर के शिष्य 500 पुरानी समाधि के कारण धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। कुसईगढ़ आपने देखा होगा, ये भी आपका ये था ना, कलचुरी वंश से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे प्राचीन किला है। और पाली का प्राचीन शिव मंदिर, तो पाली का आपने पढ़ा है, विक्रमादित्य सिक्स है जो है, उन्होंने बनाया था इसको, है ना। तो ये मंदिर वहाँ पे फेमस है, शिव मंदिर पाली का, अष्टकोणी संरचना। तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं। अगर ये चीज़ें गवर्नमेंट मैगजीन में आई हैं तो आपको एक नज़र मार के रखना चाहिए, ताकि अगर वहाँ पे ऑप्शन में आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। अब आया है एक अभी देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रही है। जैसे आप देख रहे हो, हमारे बजट का जो टाइटल भी था वो था गति,
और गति में आई क्या था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, है ना? तो बहुत सारे जो औद्योगिक निवेश हैं, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयास चल रहे हैं। तो नवा अंजोर एक आपका क्या बोलूँ इनिशिएटिव का नाम दिया गया है, और बहुत अच्छा क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो अलग अलग क्या प्लेटफॉर्म में जाके छत्तीसगढ़ के लिए इन्वेस्टमेंट लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और सक्सेस भी मिल रहा है। दिल्ली में समिट हुआ, मुंबई में समिट हुआ, तो उन सब के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो नवा जो अंजोर छत्तीसगढ़ विजन 2047 के स्तर पे काम कर रही है, ठीक है। और वर्ष 2025 में यहाँ पे 218 परियोजनाओं के माध्यम से 1,63,000, है ना, 1,63,749 करोड़ निवेश आया है, जो कि देश में हुए कुल निवेश का 3.71% है। मतलब काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, राइट। जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो ये कुछ डेटा हैं कि 2025 में अब बताए गए राज्य में कुल 228 नई परियोजनाओं के लिए इतना लाख करोड़ करोड़ अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आया है, ठीक है। अगले आते हैं। हाँ, तो पहला तो ये है कि हाईटेक और विविध क्षेत्रों में निवेश मिल रहा है। हाईटेक से मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट, सेमीकंडक्टर है, और आपने डेटा सेंटर देखा था। तो इस टाइप के जो सेक्टर हैं वहाँ पे निवेश आ रहा है। तो आप देखेंगे सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर जो कल के टेस्ट में आया था, सॉरी एक्चुअल एग्ज़ाम में आया था एडीआई के में, ग्रीन हाइड्रोजन, फार्मास्यूटिकल और आईटी सेक्टर में निवेश की रुचि बढ़ रही है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि नया रायपुर को आईटी हब के रूप में भी क्या उसको आईटी हब के रूप में भी डेवलप करने की कोशिश चल रही है। सेमीकंडक्टर प्लांट, तो नया रायपुर में सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला रखी गई है। तो ये एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसमें नेस्कैम के सहयोग से बेंगलोर और हैदराबाद से जैसे आईटी हब के समकक्ष विकसित किया जा रहा है। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जो हमारा जो स्टेट है उसको निवेशकों के अनुकूल बनाने के लिए नीतियाँ बनाई जा रही हैं, और उसके लिए आपने देखा होगा कि आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी 6 आया है ना। ये कुछ वर्तमान स्थिति निवेश का 1.63 लाख करोड़ जो हमने भी डिस्कस किया, 218 नई औद्योगिक परियोजनाओं को शामिल किया गया है। 3.71% है ना निवेश का, देश में जितना निवेश होता है उसका 3.71% आपका छत्तीसगढ़ में, और 4.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का अब तक कुल निवेश हो चुका है। कुल निवेश है ना, अभी अभी जो हुआ है 1.63 बट टोटल 4.4। सीएम का औद्योगिक दौरा और निवेशक संवाद, मतलब जो इन्वेस्टर हैं उनसे डायलॉग चल रहा है कि आप छत्तीसगढ़ में आइए, इंडस्ट्री सेट करिए, है ना। तो एक तो पहला है औद्योगिक नीति, जिसमें निवेशकों को थोड़ा ट्रस्ट में उनको कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि भाई आपके जो हितों की रक्षा होगी, आपको क्या बोलते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा, कोई भी प्रोजेक्ट आपका अटकेगा नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से मतलब कोशिश हो रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को यहाँ लाएँ। इंडस्ट्री आएगी यहाँ पे तो जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा। जो अभी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रेशर है गवर्नमेंट जॉब के लिए, कहीं ना कहीं फिर प्राइवेट सेक्टर भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा। क्योंकि मैं बाहर जॉब किया हूँ, नासिक में, अहमदाबाद में, तो मैंने वहाँ देखा है कि प्राइवेट कंपनी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा फ्लॉरिश कर रही है ना। मतलब नासिक में तो अगर आपने, जैसे नासिक की बात करूँ तो वहाँ मैं फार्मा कंपनी में था, तो अगर आपने बी फार्म कर दिया है तो डायरेक्ट कॉलेज मतलब कंपनी में जाइए, इंटरव्यू दीजिए, अच्छा है तो आपको मतलब स्टार्टिंग से ही 30,000 की नौकरी मिल जाती थी। मतलब बिगनिंग से ही आपने 21-22 साल में अपना बी फार्म किया और डायरेक्टली आपको फिर जॉब, है ना। तो उसमें वहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट जॉब के लिए चलो अट्रैक्शन तो हर जगह है, बट रिलेटिवली कम पाया मैंने स्टूडेंट्स को, और प्राइवेट जॉब मिल रहा है तो दे आर सेटल विद दैट। तो मेरे को लगता है कि धीरे धीरे करके हम लोग भी उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये मुझे जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लगता है कि आप इंडस्ट्रीज़ को बुला रहे हो कि आप आइए और आपको वो इन्वायरमेंट दिया जाएगा, ठीक है। इस दौरान साइज अप, ये सब तो ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। ग्रीन टेक सॉल्यूशन जैसी कंपनियां मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, ठीक है। तो मुख्यमंत्री ने जहाँ जहाँ मुलाकात की उन सब के बारे में ये देखिए। जब उन्होंने ये मुंबई समिट किया तो वहाँ पे 6,000 करोड़ का निवेश के प्रस्ताव पारित हुए। ये सब प्रस्ताव हैं, ठीक है, जस्ट एक व्यू के लिए। और आपका ये दिल्ली जो मीट हुआ वहाँ पे 15,000 करोड़ का और 4.4 लाख करोड़ का कुल निवेश प्रस्ताव पारित हो चुका है। मतलब हमें
प्रपोज़ल मिला है। देखते हैं कितने आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि छत्तीसगढ़ में निवेश क्यों करें? तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं मे बी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है आपसे, तो थोड़ा आपको दिमाग को ओपन करने के लिए आएगा कि आप 5-6 पॉइंट तो बोल सकें, ठीक है? अदरवाइज़ फिर हम क्या है, गलतियाँ ही या खामियाँ ही गिनाने लग जाते हैं। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। पहला चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ प्रचुर खनिज संसाधन है, कोयला, लोहा, डोलोमाइट, चूना, बॉक्साइट पर्याप्त है ना? ऊर्जा क्षेत्र में भी आप देखिए, हम तो एक्सपोर्ट करते थे ये अपना इलेक्ट्रिसिटी, है ना? कोयले के पर्याप्त संसाधन है, तो जो बिजली है पर्याप्त हम लोग उत्पन्न कर पाते हैं, तो पावर शॉर्टेज का इशू नहीं है। उसके अलावा 7 राज्यों से जुड़ा भौगोलिक लाभ है ना, हम लोग जो है वो भारत के हृदय स्थल में हैं, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे अगर मान लो कल के दिन क्या बोलते हैं, वेयर हाउस सेटअप होते हैं, तो बहुत अच्छा जो लॉजिस्टिक के लिए बेस्ट है यहाँ पे, है ना? एक तो शांत माहौल है, अगर से रायपुर, नया रायपुर की आसपास बात करें, कनेक्टिविटी अच्छी है और बहुत अच्छा स्कोप बनता है। प्लस कुछ और चीज़ें हैं, जैसे नया रायपुर है वो भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, उसके आस प्रशिक्षित श्रम बल की उपलब्धता है, शिक्षा और अनुसंधान की उत्कृष्टता। कुछ चीज़ों में आप डिबेट की बात कर सकते हैं कि प्रशिक्षित श्रम बल मतलब स्किल्ड लेबर, बट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है ना? उसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ में तकनीकी क्रांति की नई शुरुआत। तो नवा रायपुर सिलिकॉन वैली बनेगा, है ना? जैसे कि आप देखोगे अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली है उसी टाइप का ही इंडिया में फिर बैंगलोर को बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी रायपुर, नवा रायपुर को सिलिकॉन वैली की तरह डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पहले सेमीकंडक्टर जो निर्माण संयंत्र है उसका उद्घाटन, भूमि पूजन हो चुका है, ठीक है? प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर कंपनी पॉलीमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1143 करोड़ रुपए का लागत से यहाँ स्थापित किया गया है। तो इस कंपनी का नाम याद रख कर लीजिएगा, मे बी पूछा जा सकता है। और ये क्या है आपका, ठीक है, कि कितने एरिया में 1.5 लाख वर्ग फीट में फैलेगा, और इन चिप्स का उपयोग टेलीकॉम, 6G इन सब में यूज़ होगा, लैपटॉप, ये तो ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। नई औद्योगिक क्रांति से चमकता भविष्य, है ना? तो नई औद्योगिक क्रांति आई है, उससे बहुत कुछ ये सब चीज़ें फैक्ट पीछे दिया हुआ था कि इतना लागत है 1143 करोड़। दूसरा था 10 अरब चिप्स उत्पन्न होंगे 2030 तक। कुछ फैक्ट्स हैं तो आप उसको याद करें। 5,000 से ज़्यादा रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। थोड़ा सा इसको छोटा करें। 10,000 करोड़ अतिरिक्त निवेश का प्रस्ताव है, और 1.5 लाख का निर्माण कुछ है। मैं जब उसको भेजूंगा तो आपको दिखेगा। तो अब ये देखो, औद्योगिक नीति से ये सब हो रहा है तो फ़ायदे बहुत सारे हैं। एक तो युवाओं के लिए जो अवसर ये बात कर रहा है कि 5,000 से ज़्यादा रोजगार जनरेट होंगे, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर पे प्रेशर कम होगा और युवाओं के लिए ऑप्शन खुलेंगे जो प्राइवेट सेक्टर में इंटरेस्टेड होते हैं। तो मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र भी दिया है जो लोगों ज्वाइन किए हैं अभी तक, ठीक है। उसके बाद दूसरा है छत्तीसगढ़ में BEML, जिसका नाम क्या है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। उसको सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। लोकेशन आप देख लेंगे कहाँ पे मिला है, बिलासपुर चांपा के मध्य, है ना? तो एक लोकेशन है। तो ये आपको स्थापना के लिए ये बड़ी कंपनी है, ये आपका पब्लिक सेक्टर की कंपनी है जो कि आपके हैवी उपकरण बनाती है, ठीक है। इस परियोजना के लिए 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर आवंटित की गई है, जो नेशनल हाईवे से सटी होने के कारण राजनीतिक रूप से अत्यंत उपयुक्त है, सॉरी, रणनीतिक रूप से अत्यंत उपयुक्त है। अब आते हैं नई औद्योगिक नीति से खोले विकास के द्वार, है ना? तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप देख सकते हो कि निवेशक हैं, न्यूनतम शासन, वो मिनिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, है ना? तो न्यूनतम शासन अधिकतम प्रोत्साहन की भावना से प्रेरित होकर सिंगल विंडो सिस्टम, मतलब जो भी उनको क्लियरेंस चाहिए, इन्वायरमेंट क्लियरेंस या फिर लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, वो सब चीज़ें आप सिंगल विंडो सिस्टम से कर रहे हैं। प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिनमें कौन कौन से हैं आपके, फार्मा, IT, ग्रीन हाइड्रोजन, AI, सेमीकंडक्टर और पर्यटन। इन सबको याद करके रखिएगा। ये ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट में बहुत डिटेल से दिया हुआ है। कुछ 7 से 8 सेक्टर हैं, उनमें से 6-7 तो यहीं पे गिना दिए। तो वो पूछ सकता है कि कौन प्राथमिकता के सेक्टर नहीं है, इन 5 को दे देगा और एक कुछ अलग दे दिया रहेगा। रोजगार का लक्ष्य, जो उद्योग 1,000 से ज़्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, उन्हें bespoke पॉलिसी के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये तक प्रशिक्षण अनुदान भी मिलेगा। इस नीति के तहत अगले 5 वर्षों में 5 लाख नए रोजगार, तो हैवी वो है एस्पिरेशन कि जो कंपनियां आएंगी उनको भी सहयोग करेंगी अगर वो 1,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं।
तो ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं कि कैसे मतलब देखिए सारे पॉइंट हैं, अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो कल के दिन मान लो यही क्वेश्चन आ जाता है कि छत्तीसगढ़ अ, औद्योगिक क्षेत्र में उभरता हुआ सितारा ऐसा कुछ है ना, तो आप फिर ये सारे फैक्ट ऐड कर सकते हैं कि कैसे गवर्नमेंट खुले मतलब हाथों से सबका स्वागत कर रही है। उसके बाद कुछ समसामयिकी था जो अप्रैल में था, तो उनमें से पहला तो ये था कि जो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर हैं उनकी जयंती को, जो उनकी 134th जयंती थी, उसको सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अगर पढ़ा नहीं है तो फिर ऑप्शन गलत हो जाएगा कि सामाजिक समरसता दिवस मतलब किन के नाम पे मनाया गया। तो आप बता सकते हैं भीमराव अंबेडकर, ये आपका 14 अप्रैल है ना, वो मनाया गया। तो भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक के लिए पवित्र ग्रंथ है। बाबा साहेब ने हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया है। हमारी युवा पीढ़ी उनके विचारों से प्रेरणा लेकर लोकतंत्र को और मजबूत करेगी। ठीक है, तो बाबा साहब को याद करते हुए संविधान को याद किया और रायपुर में ऐतिहासिक जय भीम पद यात्रा निकाली गई। ये कुछ फैक्ट हैं, बाकी सबसे बड़ा फैक्ट तो यही है कि सामाजिक समरसता दिवस मनाया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि जो जो भी 5 इम्पोर्टेंट लोकेशन थे उनको पंच तीर्थ के नाम से विकसित किया जाएगा, जो बाबा भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड लोकेशन थे। जैसे महू है ना, महू है वो उनका जन्म स्थान था। उसके बाद नागपुर है, वह दीक्षा भूमि है। मुंबई है, वहाँ इंदू मिल में शायद काम किया होगा। लंदन में उनका शिक्षा मिला था और दिल्ली में उनका अंतिम समय था। ठीक है, फिर ये कुछ नॉर्मल चीज़ें, तो ये पंचतीर्थ पूछ सकता है। पंचतीर्थ वर्ड याद करिएगा कि क्या है ना, पंचतीर्थ से कंफ्यूज नहीं होना है। इस बार आया था ना सप्तऋषि, पंचतीर्थ अब आ सकता है, उसी लाइन में ही क्वेश्चन है। ग्रामीण अंचलों में भी मनाया गया समरसता दिवस। ठीक है, तो शहरों में तो हुआ, गाँव में भी मनाया गया। ये क्या ये मतलब जनमन मैगजीन में ना ये लोग क्या किए थे, कविता ऐड किए थे, तो टिन टिन घंटी करके। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा जस्ट नॉलेज के लिए। इसकी भाषा जो है वो क्या है करके पूछ सकता है, तो इसकी भाषा जो है गोंडी बोली में है। मतलब कौन सी बोली है, तो गोंडी बोली में ये टिन टिन घंटी का जो कविता है वो लिखा गया था। हिंदी अनुवाद चलिए सब तो ठीक है। पंचायतों में आप, हाँ अब देखिए पंचायतों को ना, ये सारी घटनाएं क्या हो रही है, पंचायत वाला भी बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान मतलब के निर्माता माने जाते हैं, तो उन्हीं के जन्म दिवस के टाइम पे ही ये डिजिटल क्रांति हुई है ना। पंचायतों को कैसे हम लोग डिजिटलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो 24 अप्रैल को आपका ये हुआ, अ, ये शायद पंचायत दिवस होता है ना, एक बार इसको पंचायत दिवस ही होता है। तो इस दिन क्या किया गया, ये जो 1460 आपके ग्राम पंचायत थे, वहाँ पे डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने के लिए इनिशिएटिव शुरू किया गया, और उस इनिशिएटिव का नाम है अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र, है ना। तो उसमें नंबर ऑफ़ जो वो हैं डिजिटल सर्विसेज हैं, आपको सीधा पंचायत से मिल जाएगी और आपको कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो चॉइस सेंटर जो है वहाँ इस्टेब्लिश किया गया है। तो कौन कौन से हैं इनिशिएटिव वो आगे आएगा, जैसे देखिए सारे इनिशिएटिव वहाँ मिल जाएंगे आपको। रेलवे टिकट बुकिंग, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, बीमा, बिजली पानी, सब चीज़ है ना। तो ये सारे उस इनिशिएटिव जिसका नाम क्या है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे, अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र, कितने जगह, 1460, 24 और किस तारीख को, 24 अप्रैल 2025 को। ठीक है, तो डिजिटलाइजेशन करा जा रहा है ताकि क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी लाई जा सके, ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, है ना, और सुविधा प्रोवाइड करी जा सके गाँव में भी। उसके बाद डिजिटल के साथ साथ आवासीय सुरक्षा का भी संकल्प, तो 18 लाख गांव जो पीएम आवास वो हुए सैंक्शन हुए थे, उनको तो किया ही, साथ में जो और भी वंचित रह गए होंगे उनके लिए एक सर्वे ऑर्गेनाइज किया गया, आवास प्लस सर्वे, है ना। इस क्रम में 15 से 30 अप्रैल तक आवास प्लस सर्वे चलाया गया ताकि हर पात्र हितग्राही को योजना का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी ज़रूरतमंद इस सूची से वंचित ना रहे। तो ये एक इनिशिएटिव है जो 15 से 30 अप्रैल तक चला। तो पूछ सकता है आवास प्लस सर्वे किससे रिलेटेड है, तो पीएम आवास से है ना। केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है 14 लाख का, और शिवराज चौहान जी ने 3.5 लाख को भी स्वीकृत किया है। तो मोटा मोटा हो जाएगा 18 लाख का जो इनका टारगेट है। ये तो इनिशिएटिव है अटल डिजिटल सुविधा केंद्र में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। अब आते हैं गांव में, अच्छा ये सेम चीज़ क्या क्या इनिशिएटिव, बैंकिंग सुविधाएं, नगद निकासी की सुविधा और मोदी की गारंटी।
जो चुनाव के दौरान किया था उन्होंने कि डिजिटल सेवाओं को हम लोग पहुँचाएँगे आप तक। ये एक नई इनिशिएटिव है। गाँव में चलेगी सरकारी बसें, ठीक है? तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद में ये घोषणा किया गया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना, ये योजना का नाम है, ठीक है? हर जगह मुख्यमंत्री है और ग्रामीण बस सुविधा, है ना? तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिन इलाकों को एक दूसरे जगहों में आने जाने में दिक्कत होती है उनको कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, है ना? अल्टीमेटली पर्पस क्या है? कनेक्टिविटी बढ़ाना जो ग्रामीण एरिया है उनमें। और इसमें ये एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है कि 18 से 22 सीट वाले जो वो हैं मोटरयान हैं उनको ही परमिट दिया जाएगा। और प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। प्रथम वर्ष में 26 रुपये प्रति किलोमीटर और द्वितीय वर्ष में 24 और तृतीय वर्ष में 22, ठीक है? तो और इसमें प्राथमिकता भी किसको देंगे? जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को दी जाएगी, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, ओबीसी ये लोग शामिल हैं, ठीक है? उसके बाद आते हैं, तो ये एक स्कीम है इनका। शहर की कहानी तो एक हाँ, तो इस वाले अंक में इन्होंने क्या करा है, कांकेर के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है? तो कांकेर आप देखोगे कलचुरी राजवंश से भी संबंधित था, ठीक है? और इससे भी काकतिया से भी था, है ना? कांकेर रियासत के रूप में भी शामिल था। तो ये इसका हिस्ट्री है। तो कांकेर का जो पुराना नाम क्या था? कंकण था, है ना? वहाँ से बना है। आगे की स्लाइड में आएगा कि छत्तीसगढ़ की हरी भरी वादियों और आदिवासी परंपराओं से गुथा एक नगर कांकेर केवल एक जिला मुख्यालय नहीं बल्कि संस्कृति, संघर्ष और स्वाभिमान की भूमि है। यह नगर छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर का क्षेत्र है। उत्तर बस्तर और दक्षिण, जैसे दक्षिण बस्तर होता है दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर का पार्ट है ये। कांकेर का इतिहास प्राचीन और गौरवशाली है। कहा जाता है कि कलचुरी राजवंश के अधीन रहा और 12वीं शताब्दी में यहाँ शासन किया इन्होंने, है ना? अब ये थोड़ा सा इतिहास है, तो ये पूछ सकता है कंकण क्या नाम है, मतलब कांकेर का पुराना नाम क्या था? कंकण, है ना? इसका इतिहास सोमवंशी राजाओं से भी जुड़ा है। हाँ, ये आपने पढ़ा यार, सोमवंशी, कांकेर के सोमवंशी आपने जो पढ़ा है ना हिस्ट्री में, वो इससे रिलेटेड है, ठीक है? तो सोमराज और क्या था, ये सारी चीज़ें वहाँ पे है। कर्ण और कृष्णराज, कर्णराज, जैतराज, है ना? तो बड़ी डायनेस्टी है। तो सोमवंशी जो एक राजा था उसको क्या हो गया था, उनको कुष्ठ रोग हो गया था। तो वो राज्य को त्याग करके कहाँ गए थे? महानदी जहाँ पे उद्गम हुआ था सिहावा आ गए थे। फिर सिहावा से कांकेर, सिहावा में ऋषि श्रृंगी के आश्रम के पास एक पोखर किनारे पे श्वास लाभ लेने हेतु रुके और वहाँ लोकल लोगों ने बोला कि आप यहीं राजपाट करिए, तो वहाँ पे ही उन्होंने राजपाट शुरू कर दिया। इसी वंश के तीसरे शासक ने राजधानी को सिहावा से कांकेर स्थानांतरित किया और एक नई रियासत की नींव रखी। शिलालेखों में प्रमाण, तो इनके शिलालेख जो हैं वो प्राप्त होते हैं। तो ये देखिए, राजिम से प्राप्त 1144 ई शिलालेख से ज्ञात होता है कि कलचुरी राजा पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल ने कांकेर को युद्ध में जीतकर कलचुरी शासन साम्राज्य का अधीनस्थ प्रदेश बना दिया। ओ माय गॉड, ये तो देखिए ये एग्ज़ाम में आया था, है ना? तो यार कहीं ना कहीं ये लोग इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय कहाँ से आ गया, मैं अब तक सोचता रहा। तो पृथ्वीदेव द्वितीय यहाँ से आ गया और ये क्या बोल रहा है कि सेनापति जगपाल ने कांकेर को युद्ध में जीतकर कलचुरी साम्राज्य का तो वो इसीलिए आप देखो ये प्रश्न ही पूछा गया था, राइट? कि पृथ्वीदेव द्वितीय के युद्ध अभियान के बारे में पूछें। तो अगर ये फैक्ट मैं सही पढ़ रहा हूँ तब तो यार ये बहुत क्रिटिकल मैगजीन हो गया है जनमन। वहाँ पे अगर हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें आती हैं तो आप सीरियसली पढ़ें, है ना? ये कुछ फैक्ट है, सबको पढ़ के रखिएगा अगर आपके सिलेबस से रिलेटेड है। ये रैंडम तो नहीं बोलूँगा बट ये आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए पूछा गया है। अब आते हैं कांकेर की विशेषताएं, है ना? तो कांकेर की विशेषताएं क्या क्या हैं? आपका भौगोलिक स्थिति और परिवेश, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है, बस्तर संभाग का भाग है और ये कनेक्टेड है कहाँ से? उत्तर में बालोद से, पश्चिम में महाराष्ट्र से, दक्षिण में बस्तर से और पूर्व में धमतरी से। जनसंख्या 2011 के हिसाब से 9.5 लाख था और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है जो आजीविका का। और यहाँ पे देखिए धान, कोदो, कुटकी, यही सब चीज़ें बोई जाती हैं। तो कोई उतना कुछ विशेष नहीं है। यहाँ पे श्रृंगी ऋषि आश्रम है, शायद ये पूछ सकता है एक फैक्ट, है ना? तो आप याद रखिए। अब ये नॉर्मल एक मतलब उन्होंने जो छत्तीसगढ़ की जो ये है खान पान की चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हमर कलेवा
नाम का एक कॉलम ऐड करा हुआ है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, उतना कुछ विशेष नहीं है। बस ये है कि जो फुटू है, मतलब इसने क्या करा है, जंगल में जो मशरूम है ना, फुटू बोलते हैं हमारे साइड। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट रूप हैं। जैसे फुटू है देशी मशरूम, ये फुटू का मिलना गाँव की, मतलब जैसी बरसात शुरू होता है वहाँ मिल जाता है, ठीक है। सरई बोड़ा एक पर्टिकुलर टाइप का है, तो ये कहाँ मिलता है? धमतरी, कांकेर, बस्तर और महासमुंद। मतलब ये आपके रायपुर वाले बेल्ट में, और थोड़ा कांकेर और बस्तर बेल्ट में। ढेगरी मशरूम ये कहाँ मिलता है? बस्तर और जशपुर में, ठीक है। तो ये थोड़े से याद रख लीजिएगा। जिस टाइप का इस मैगज़ीन की वैल्यू बढ़ते जा रही है, मुझे तो लग रहा है कि कुछ भी नया दिखता है तो आप थोड़ा एक नज़र मार के रखें, और मैं तो हूँ ही डिस्कस कर रहा हूँ। नज़र में रखेंगे तो क्या बोलते हैं, ऑप्शन को देख के बनाना थोड़ा आसान रहेगा। डरने की बात नहीं है। देखो एग्ज़ाम का बार बार, भले मैं बोल रहा हूँ कि ये भी इम्पोर्टेंट है, बट अपने हिसाब से आप बेस्ट कोशिश करिए कि आप पढ़ सकते हैं। बाकी चैलेंज अगर आपके लिए है तो सबके लिए है, तो एग्ज़ाम से नहीं डरना है, जितना हम लोग बेस्ट कर सकते हैं करेंगे। अब देखिए जो फॉरेंसिक वो है, नेशनल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, NFSU, इसकी स्थापना की गई है कहाँ पे? रायपुर में, है ना। तो ये एक आप याद रखेंगे। कुछ जो ये अमित शाह जी आए थे, तो क्या बोल रहे हैं, 2 मिनट ना, ये संस्थान कहाँ पे करके पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। NFSU मतलब नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, रायपुर कैंपस, ठीक है। उसके बाद कुछ स्कीम है जो, तो उनमें से एक स्कीम है बाघ मित्र योजना, ठीक है। तो ये जो है यूपी के मॉडल पे बेस्ड है, और कैसे हम लोग मानव बाघ संघर्ष, मतलब जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, ह्यूमन या फिर ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट बोल दीजिए, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये योजना जो वहाँ के मॉडल है यूपी का, उसके मतलब उसके बेसिस पे ली जा रही है। और बाघों की सुरक्षा के लिए जो हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, उन्होंने चिंता जताई थी, ठीक है। तो उसी को देखते हुए कि कैसे हम लोग ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसको रोक सकते हैं। तो बाघ मित्र योजना को याद करिएगा, ठीक है। किससे, क्या है इसका पर्पस? ये है मानव बाघ संघर्ष को रोकना, ठीक है, और उनकी सुरक्षा करना। उनकी पॉपुलेशन बढ़ाना है तो नहीं बोला है, मानव बाघ संघर्ष और सुरक्षा, यही है उनका टारगेट, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो अकेडमी खुली है वो है तीरंदाजी अकादमी। तो ये भी वन लाइनर फैक्ट है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि 10 एकड़ ज़मीन है, और नवा रायपुर में ही खुला है ये, ठीक है। कहाँ पे? भूमि सेक्टर 33 के पास उपरवारा में स्थित है। तो रायपुर में कौन सी अकादमी खुली है, तो ऑप्शन दे देगा, तो आपको याद रखना है साइंस सेंटर दंतेवाड़ा। तो प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में इसको मेंशन किया कि दंतेवाड़ा का साइंस सेंटर स्कूली बच्चों को विज्ञान के अभिरुचि जगाने का महत्वपूर्ण काम कर रही है। तो ये याद करिएगा कि साइंस सेंटर कहाँ पे है, तो आपका दंतेवाड़ा में है। उसके बाद आते हैं विश्व मलेरिया दिवस। तो इसका थीम याद कर लीजिएगा। अब ये एक्चुअली इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया है इसलिए है, अदरवाइज़ तो हर साल आता ही है ना। तो इसका जो 25 अप्रैल को था, और इसका जो थीम था, थीम के ऊपर ही क्वेश्चन बनता है, तो ये है री इन्वेस्ट, री इमेजिन और री इग्नाइट, ठीक है। हम लोग कुछ PYQ भी करेंगे इसका, ठीक है। विश्व आइए पृथ्वी दिवस, तो उसका भी थीम हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ठीक है। तो इन सब में ज़्यादा कुछ, हाँ ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट हो सकता है, ये इंडिया लेवल पे है और ये दिया हुआ है। तो मुझे तो लग रहा है कि अगर ये इस मैगज़ीन को थोड़ा सा भी ये सीरियसली ले रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बनेगा इस साल के आपके CGPSC प्रीलिम्स में। तो भगवत गीता और नाट्य शास्त्र हैं, उसको यूनेस्को के रजिस्टर में शामिल किया गया है ना। मतलब उनका एक रजिस्टर है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, ठीक है। तो अब तक जो भारत के 14 आइटम शामिल हो चुके हैं, ठीक है। 14 आइटम, ये कोई नया आइटम नहीं है। 2 मिनट मुझे बंद करके चालू करना पड़ेगा। दो सेकेंड, हैंग हो गया था ये। काफ़ी कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं, आखिरी पड़ाव में हैं हम लोग, तो ये भी हो गया, पृथ्वी दिवस भी हो गया। हाँ, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो देखिए
भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के रजिस्टर में शामिल किया गया। तो टोटल हमारे पास ना अब तक इंडिया से 14 आइटम, जिसमें ऋग्वेद, पंचतंत्र, रामचरितमानस और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं शामिल हैं। तो उसमें भगवत गीता और जो नाट्य शास्त्र हैं उसको शामिल किया गया है। तो ये प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तेंग बहादुर जयंती था, इसमें कुछ में एक्स्ट्रा नहीं है तो आई स्विच। हाँ, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भारत में। ठीक है, तो जो 7 टाइप की बिल्लियाँ होती हैं ना, जिनको बाघ, शेर, तेंदुआ, हिंद, तेंदुआ, प्यूमा ऐसा बोलते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनके संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कंट्रीज़ में और इंडिया में तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, इसका मुख्यालय अब कहाँ होगा? भारत में। ठीक है, अब आता है बनारस की शहनाई को मिला GI टैग। तो ये एक फैक्ट है, वो याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो हमारे 50 अभी वर्तमान वाले, तो ये 52nd सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है ना, जिनको बोलते हैं BS गवई, सॉरी हाँ BR गवई है ना, रामकृष्ण गवई। ये एक जस्ट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें सोने का जो हिस्सेदारी है, देखो विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल होता है आप जानते हैं। उसमें शामिल होता है आपका, जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स को, आपका फॉरेन करेंसी है ना, जिसमें अलग अलग देशों की करेंसी है, गोल्ड, और ये आपका SDR जो IMF से मिला रहता है। ठीक है, रिजर्व ट्रेंचे बोलते हैं उसको। ठीक है, रिजर्व ट्रेंच। तो जो टोटल हमारा फॉरेन मुद्रा भंडार है उसमें जो गोल्ड का पार्ट वो है, कंट्रीब्यूशन है 12% हो गया है, और टोटल 677 मतलब ऑल टाइम हाई जा रहा है ना। तो काफ़ी मतलब गोल्ड का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है हमारे मुद्रा भंडार में। सियाचिन दिवस मनाया गया 13 अप्रैल को, क्योंकि उस दिन हमारे सियाचिन पे हमने कंट्रोल वापस स्टैब्लिश किया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू हुई है, उतना विशेष नहीं है, ये छोड़िए इसको। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, MCQ को सॉल्व करते हैं जो हमने अभी पढ़ा है, ताकि अगर मतलब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए और आपको याद भी रहे। तो छत्तीसगढ़ में चल रहे सुशासन त्यौहार 2025 का उद्देश्य क्या था? तो क्या केवल शहरी शहरों में विकास करना था? नहीं। प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाना था? हो सकता है। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन कार्यक्रम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण देना? ये भी गलत। तो आंसर यही है, ऑप्शन बी। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट है कोरबा में सतरेंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो हमने पढ़ा है किस नाम से जाना जाता है, मिनी गोवा के नाम से। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2025 में कितने नए औद्योगिक प्रोजेक्ट के माध्यम से निवेश प्राप्त हुआ? तो भी जस्ट हमने पढ़ा ऊपर में, टोटल हुए 218, जिसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट आया है? 163 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, 218 प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन इज बी। अगला है, छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर में किस प्रकार के प्लांट की आधारशिला रखी गई रिसेंटली? तो किसकी रखी गई? सेमीकंडक्टर प्लांट की। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना के अंतर्गत किस प्रकार के वाहनों को परमिट दिया जा रहा है? तो देखिए कहाँ पे, 18 से 42 क्षमता वाले जो हैं उनको ही परमिट दिया जा रहा है। तो आप ये फैक्ट है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र कब स्टार्ट किया गया? आपके कंफ्यूज मत होइएगा ना, क्योंकि कई बार 14 और 24 में कंफ्यूज हो सकते हैं। 24 अप्रैल 2025 को पंचायत दिवस है ना, पंचायत में शुरू हुआ है, तो पंचायत दिवस से कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नवा अंजोर किससे संबंधित है? तो आपने पढ़ा ना, जो हमारा औद्योगिक निवेश है उसको हम लोगों ने नवा अंजोर थीम दिया है। नवा अंजोर ये छत्तीसगढ़ विजन 2047। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जन्म जयंती को छत्तीसगढ़ में किस रूप से मनाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ में उसको मनाया जा रहा है सामाजिक समरसता दिवस के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नवा रायपुर में किस प्रकार की अकादमी की स्थापना हुई? तो देखिए, क्रिकेट हुआ क्या? नहीं। संगीत, नृत्य? नहीं। ये है तीरंदाजी अकादमी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ में बाघ मित्र योजना का उद्देश्य क्या है? तो बाघों की संख्या बढ़ाना हो सकता है। पर्यटन को बढ़ावा देना? बिल्कुल नहीं।
मानव बाघ संघर्ष को कम करना हो सकता है, और वन्य जीवों को अध्ययन करना ये नहीं है। तो देखिए ये ऑप्शन तो मैंने बताया ही था कि ये तो है ही। कई लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि संख्या बढ़ाना है क्या, बट ऐसा एक्सप्लिसिट बोला नहीं गया है। उसमें बोला गया है कि उनकी रक्षा करनी है, मतलब है ना, जो लगातार बाघों का डेथ हो रहा था ना, उस पे चिंता व्यक्त किया था। तो यूपी के जो मॉडल थे उसकी बेसिस पे ही छत्तीसगढ़ में ये आपका बाल बाघ मित्र योजना शुरू किया गया है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं प्रश्न 11वां। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 24 से 30 कब से प्रभावी है? तो इसका स्टार्टिंग डेट आपको पता है 1 नवंबर 2024, और ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 9 2030 तक। अब आते हैं अगला प्रश्न ये तो हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में बिलासपुर चांपा के मध्य के बीच किस कंपनी का प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो हमने पढ़ा था ना, राइट, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का। ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है। थोड़ा सा इसके बारे में आप ब्रीफ पढ़ लेंगे, यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और कांकेर का प्राचीन नाम क्या था? हमने पढ़ा है कंकन, है ना। कई लोग बोलते हैं कंक ऋषि के नाम पे उसका नाम कांकेर पड़ा, तो बहुत सारे थ्योरी है। तो कंकन था उसका इनिशियल नाम, है ना। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में टिन टिन घंटी वो कविता थी, तो वो गोंडी भाषा में थी। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, बट अगेन दिया है मैगजीन में। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थान मिनी गोवा के नाम से प्रसिद्ध है? तो सतरेंगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर स्थित सेमीकंडक्टर प्लांट की लागत कितनी है? तो उसकी लागत कितनी थी? डी, ये अगर आपको अमाउंट याद होगा तो। अब देखिए डेटा तो कुछ भी पूछ सकता है। लास्ट कल भी क्या पूछा था उन्होंने, ये कितना रिवेन्यू डेफिसिट था, और एकदम क्लोज आंसर दिया था 1059.99, एक ऑप्शन था, और एक था 1060। तो जान ही रहे एग्ज़ाम है, कुछ शिकायत कर नहीं सकते। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष में कितना किलोमीटर का वित्तीय प्रोत्साहन? तो पहले वर्ष में 26, दूसरे वर्ष में 24 और तीसरे में 22। तो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। छत्तीसगढ़ में आवास प्लस सर्वे कब से करा गया था? तो आपको याद होगा, तो 15 से 30 अप्रैल के बीच। अगला प्रश्न है मानसरोवर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन इग्नोर इट। मतलब कैलाश मानसरोवर यात्रा कब से आयोजित की गई थी? ठीक है, तो ये आपका ये कहाँ गया, ये यहाँ से जून से अगस्त। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इग्नोर इट। उसके बाद विश्व मलेरिया दिवस का विषय क्या था, थीम क्या था? क्योंकि 2025 तक टारगेट रखे थे मलेरिया को पूरा एलिमिनेट करने का, तो उसका टाइटल ये था, मलेरिया री इन्वेस्ट, री इमेजिन एंड री इग्नाइट। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा अप्रैल मंथ का जनमन मैगज़ीन। अगर आपको मैगज़ीन पढ़ने में बहुत बोर लगता है तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया, अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा, तो हम लोग या तो पीछे के जनमन का भी रिव्यू करेंगे, और आने वाले मंथ का तो करना ही है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन योर रिस्पांस, मैं बहुत सारे एक्शन मैं आपके रिस्पांस के बेसिस पे ही लेता हूँ। कुछ इनिशिएटिव को उतना अप्रिशिएशन नहीं मिलता, तो उसको बंद करके कुछ और चालू करेंगे। ठीक है, अल्टीमेट पर्पज़ ये है कि आपको बेनिफिट हो उसका। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, और मैं इसका डॉक्यूमेंट अपने टेलीग्राम चैनल में डाल रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।